तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक एस एकेडमी बाय गुलफाम अली राजी में। इकोनॉमिक्स की क्लास है और इकोनॉमिक्स की क्लास में आप मेरे सामने देख रहे हैं बोर्ड पर मैंने कोई जगह छोड़ी नहीं है जहाँ पर कुछ ना कुछ लिखा ना हो। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये मेरे लिए एक फ़्लो का काम कर रही हैं, एक लेसन प्लान का काम कर रही हैं। जो कुछ ही मैंने लिख रखा है बारी बारी से मैं इन पे सब पे आपसे डिस्कस करता जाऊँगा। मेरे साथ जो स्टूडेंट बैठे हैं उनके पास कॉपी पेन है, जो कुछ भी चीज़ें मैं बोलूँगा वो साथ साथ उसके बारे में लिखते भी जाएंगे। अगर आपके पास इस समय नोटबुक नहीं है तो आप कॉपी पेन लीजिए और साथ में सुनते जाइए और जो भी चीज़ें मैं बोलूँ उनको लिखते जाइए। इस क्लास में मैंने राजस्व घाटा, राजस्व क्या है, पूंजी क्या है, राजस्व का मतलब क्या है, पूंजी का मतलब क्या है, राजकोषीय घाटा क्या है, उसके असर क्या होते हैं, मंदी क्या है, स्फीति क्या है, मुद्रा का अवमूल्यन या अधिमूल्यन क्या है, इसके अलावा जीडीपी के अलग अलग सेक्टर क्या हैं, क्या होती है सर्विस सेक्टर इकॉनमी, क्या होती है विकसित अर्थव्यवस्था, क्या होती है विकासशील अर्थव्यवस्था, क्या है प्रभावी राजस्व घाटा, क्या है FRBM एक्ट, क्या है कंस्ट्रक्शन, क्या है मैन्युफैक्चरिंग। इसी तरह से और भी बहुत सारी चीज़ों पे मैंने इसमें डिस्कशन किया है। आप लोग अंत तक जुड़े रहिए हमारे साथ। और फिर से कहूँगा, अगर आपके पास कॉपी पेन नहीं है तो उसको लेकर बैठिए, साथ ही साथ जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको सीधे से जल्दी जल्दी लिखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। इस क्लास में आपको किसी भी जनरल नॉलेज के एग्जाम के लिए कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन मिलने जा रहे हैं। तो अब राजस्व का मतलब इसे आप लगान से ना समझें, लेकिन इसे आप सरकार की आय कह सकते हो। सरकार की आय के अलग अलग सोर्सेज होते हैं, अभी उसमें हम नहीं जाएंगे कि सरकार को अलग अलग सोर्सेज से किस तरह से आय मिलती है। सिंपली हम बात करेंगे राजस्व। सरकार जो भी सर्विसेज देती है उसके एवज में कुछ फीस वसूलती है। सरकार तरह तरह के टैक्सेस वसूलती है। इस तरह से सरकार को जो इनकम हो रही है उसे हम कहते हैं सरकार की राजस्व आय। राजस्व आय या रेवेन्यू जो इनकम है उसके 2 हिस्से हैं, एक है कर रेवेन्यू और एक टैक्स रेवेन्यू और दूसरा नॉन टैक्स रेवेन्यू। कर आय और गैर कर आय, बल्कि आप इसको कह सकते हैं कर राजस्व और गैर कर राजस्व। करों से मिलने वाला राजस्व और करों के अलावा अन्य साधनों से मिलने वाला राजस्व, कर राजस्व और गैर कर राजस्व। इसको 2 हिस्सों में बांटा गया। देखिए, जैसे कि अब गवर्नमेंट ने तरह तरह के मेडिकल कॉलेज खोल रखे हैं, मैनेजमेंट कॉलेज खोल रखे हैं, प्राइमरी से लेकर के हायर एजुकेशन तक सरकार जो है एजुकेशन दे रही है, उसके एवज में फीस वसूल रही है। सरकार क्या दे रही है? एजुकेशन दे रही है ना। एजुकेशन के लिए तमाम तरह के टेक्निकल, वोकेशनल और एकेडमिक कॉलेज खोल रखे हैं, उसमें फ़ीस ले रही है। सरकार आपको सेवा दे रही है, उसके एवज में आपसे फ़ीस ले रही है। सरकार ने तरह तरह के जो हैं कि हॉस्पिटल्स खोल रखे हैं, उनमें होता है ना स्लिप बनती है, पर्चा कटता है ना, उसके एवज में सरकार, वो चाहे 10 रुपये की स्लिप हो या 15 रुपये की स्लिप हो, सरकार के खजाने में कुछ पैसा जा रहा है। यानी कि सरकार आपको सेवाएं दे रही है, उसके एवज में सरकार आपसे फ़ीस वसूल रही है। इसके अलावा जैसे मान लीजिए आप किसी ज़ू में घूमने चले जाते हैं ना, ज़ू में किसी स्मारक में आप घूमने चले जाते हैं, ताजमहल घूमने चले गए, तो वहाँ पर टिकट बनता नहीं बनता है, तो वो सरकार आपको सर्विसेज दे रही है, उसके एवज में फ़ीस ले रही है। तो सरकार तरह तरह से फ़ीस लेती है। इसके अलावा सरकार तरह तरह से टैक्स लेती है। टैक्स तो आप जानते ही हो, तमाम तरह के टैक्स हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ये जितनी भी इनकम है, जो टैक्सेस से इनकम मिल रही है, उसको हम कहते हैं टैक्स रेवेन्यू। और टैक्सेस के अलावा सरकार जो फीस वसूल रही है, सरकार जुर्माने वसूल रही है। खड़े रहते हैं ना, पुलिस वाले खड़े रहते हैं, आप ट्रैफिक रूल का उल्लंघन करते हैं, आपने हेलमेट नहीं पहना है, ट्रिपल राइडिंग हो रही है ना, क्षमता से ज़्यादा आप वाहन चला रहे हैं, तो जुर्माने कटेंगे, है ना, तरह तरह के चालान कटते हैं। वो सारा पैसा सरकार के खजाने में जमा होता है। ये भी सरकार को राजस्व से मिली आय है ना। मान लीजिए आप अवैध खनन कर रहे हैं, जंगलों से अवैध तरह से लकड़ी काट रहे हैं, उसमें सरकार आपसे जुर्माना वसूल रही है। किसी भी तरह का सरकार आपसे जुर्माना वसूल ले रही है। या मान लीजिए आप किसी के जमानती हैं, आपने जमानत राशि कोई जब्त की है, लेकिन जमानत की शर्तों का उल्लंघन कर दिया आपने, तो वो जमानत की राशि जब्त हो जाएगी, वो भी पैसा सारा का सारा सरकार के खजाने में जाएगा। ये सारी की सारी जो इनकम है ये कहलाती है सरकार का राजस्व। तो 2 तरह का राजस्व इनकम हो गई, एक करों से मिलने वाला राजस्व और करों के अलावा दूसरी मदों से मिलने वाला राजस्व। अच्छा, अब यहीं पर बात करेंगे पूंजी की। शायद मैंने यहाँ लिखा होगा, यहीं पर मैं बात करूँगा पूंजी की। आप देखें ना, आप जो हैं अपने माता पिता की पूंजी हैं। क्यों है अपने माता पिता की पूंजी? कि एक निश्चित समय के बाद आप या तो कोई नौकरी करेंगे या कोई और कारोबार करेंगे, कुछ भी करेंगे, माता पिता को आप कमा के देंगे, उनके बुढ़ापे का सहारा बन जाएंगे, है ना। अच्छा, आपकी पूंजी क्या है? आप मान लीजिए कोई भी टेक्निकल कोर्स कर रहे हैं, आपने वो सब कुछ सीख लिया, अब वो आपकी पूंजी है, उससे आप इनकम पाएंगे। अगर आप कोई भी स्किल जानते हैं, भले ही आप कुम्हार हैं, लोहार हैं, चर्मकार हैं, पेंटर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, वो आपके पास एक स्किल है।
अब उसका आप इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको इनकम देगी। कोई भी स्किल है वो आपकी पूंजी है। माता पिता के पास स्वस्थ, तंदुरुस्त और पढ़ी लिखी संतान है, वो उसकी पूंजी है। पूरा का पूरा देश है, इस देश में शिक्षित, स्वस्थ, सभ्य नागरिक हैं, वो इस देश की पूंजी हैं। इस देश में तरह तरह के प्राकृतिक संसाधन हैं, वन, जंगल, पानी, खाने, वो इस देश की पूंजी हैं। तो पूंजी ऐसे साधन, चाहे वो दृश्य हो या अदृश्य हो, जो आपको लंबे समय तक इनकम देते हैं। हमारी जो नदियां हैं, आपको साहब नदियों से क्या इनकम हो रही है? नदियों से इनकम हो रही है साहब इनडायरेक्ट। नदियां एक तो अपनी घाटी में नमी पैदा कर रही हैं, उससे फसलें पैदा हो रही हैं। इसके अलावा आप नदी का पानी रोको, डैम बनाओ, बिजली बनाओ, पीने का पानी लाओ, सिंचाई लाओ, तो सारी की सारी चीज़ें जो हैं आपको इनकम दे रही हैं, ठीक है ना। तो राजस्व तो फौरी आय है ना, राजस्व तो फौरी आय है, लेकिन पूंजी आय ऐसे साधन, ऐसे रिसोर्सेज जो आपने एक बार लगाए, एक बार उनमें इन्वेस्ट किया, अब ये साधन आपको लंबे समय तक इनकम देंगे। ये आप देख रहे हैं ना, जहाँ पर हमारा कोचिंग है, रेंट में है हम लोग, मकान मालिक का है, ये मकान मालिक का है, ये मकान मालिक की पूंजी है। क्यों? क्योंकि हर महीने उनको रेंट दे देते हैं, ये मकान मालिक की पूंजी है, हर महीने उनको रेंट दे देते हैं। लेकिन ध्यान रखना, हमने घर बनाया, उस घर का इस्तेमाल हम खुद ही कर रहे हैं रहने के लिए, उसको आप पूंजी नहीं कह सकते, उसको आप कहेंगे संपत्ति। उसको आप पूंजी नहीं कह सकते, उसको संपत्ति कहेंगे। अब पूंजी और संपत्ति में क्या अंतर है, इसकी बात कभी बाद में। लेकिन इसी घर में कोई एक कमरा आपने किराए पे दे दिया, तो वो कमरा आपकी पूंजी हो गया, आपको इनकम मिल रही है उससे। आपने दुनिया जहान की स्किल हासिल कर ली है, लेकिन आप उसका इस्तेमाल कुछ नहीं कर रहे हैं। आप बैठे हैं आराम से और वर्ल्ड कप देख रहे हैं, क्रिकेट का या फुटबॉल का या हॉकी का, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो वो आपकी पूंजी नहीं है। आपके पास ऐसे संसाधन हैं जो आपको इनकम दे सकते हैं, आप उनसे इनकम पाएंगे, उनका इस्तेमाल करेंगे, तभी वो आपकी पूंजी, अदरवाइज वो आपकी पूंजी नहीं। समझ रहे हैं ना? ताजमहल है, आप बंद कर दीजिए, ताजमहल है, उससे इनकम हो रही है, वो आपकी पूंजी है, आप बंद कर दीजिए, है ना, चारों तरफ से, वो आपकी पूंजी नहीं है। तो वो सारे संसाधन जो आपको इनकम दे रहे हैं, वो लंबे समय तक इनकम देंगे, वो आपकी पूंजी है, ठीक है ना। तो अब इस तरह के संसाधनों से जो इनकम मिलती है उसे हम कहते हैं पूंजीगत आय, और राजस्व से जो इनकम मिलती है उसे हम कहते हैं राजस्व आय। लेकिन इनको मेंटेन रखने पर भी खर्च होता है। अब देखो, एक तो हमारे पूंजीगत साधन है, जैसे डाम है, एक बार बन गया, वो पूंजी है। अब नया डाम बनाएंगे तो उस पर नए किस्म के पैसा लगेगा, ठीक है ना। अब डाम है, या मान लीजिए कोई रेल की पटरियाँ हैं, हवाई अड्डे हैं, बंदरगाह हैं, स्कूल, अस्पताल हैं, तो इनकी मेंटेनेंस पे भी तो खर्च होता है ना, इनकी मेंटेनेंस पे भी खर्च होता है। तो नए पूंजीगत संसाधनों को बनाने में और जो वर्तमान पूंजीगत संसाधन हैं उनको, उनकी मरम्मत में या उनको एक खास स्थिति में बनाए रखने के लिए जो खर्च होता है उसे हम कहते हैं पूंजी व्यय। और अब देखिए आप, राजस्व व्यय क्या होता है? सरकार टैक्स किससे वसूलती? सरकार के बहुत सारे अधिकारी और कर्मचारी हैं जो टैक्स वसूलने का काम करते हैं। अब उसी में कुछ टैक्स वसूलते हैं, कुछ टैक्स को डिसाइड करते हैं कितना टैक्स होगा, कुछ टैक्स को कलेक्ट करके स्टोर में रखते हैं, उसको गोदाम में या खजाने में रखते हैं, कुछ जो है उसका इनकम एक्सपेंडिचर का लेजर बनाते हैं, यानी कि कितना पैसा आया, कितना खर्च हुआ, उसका लेजर बनाएंगे, कुछ उसका ऑडिट करेंगे, जैसे है ना कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो सरकार के कर्मचारी, स्कूल में टीचर हैं, हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं, रेलवे कर्मचारी हैं, हवाई जहाज़ों के कर्मचारी, तरह तरह से सरकार जो है वो अपनी इनकम को उन्हें दे रही है, उनकी सैलरी दे रही है। सरकार रिवेन्यू जुटा रही है, तरह तरह की फीसों से, जमानतों से, है ना, या जुर्मानों से इनकम जुटा रही है, तरह तरह के टैक्सेस से इनकम जुटा रही है। लेकिन इस इनकम को जुटाने के लिए सरकार खर्च भी कर रही है ना। भाई कहीं चेक पोस्ट बनानी है तो उस पर भी तो खर्च होगा, और चेक पोस्ट पे जो वर्कर काम कर रहे हैं उनको सैलरी देनी होगी। तो सरकार राजस्व को जुटाने के लिए, राजस्व को पाने के लिए जो खर्च करती है उसे हम कहते हैं राजस्व खर्च। राजस्व के साधनों से जो इनकम मिल रही है वो राजस्व आय है। लेकिन उन संसाधनों को या रिसोर्सेज को, उन चीज़ों को बनाए रखने के लिए जो खर्च हो रहा है वो है राजस्व व्यय, है ना। आप स्कूल में ताला लगा दें, कोई नहीं जाएगा तो कोई आ जाएगा पढ़ने वहाँ पर। अस्पताल में ताला लगा देंगे, कोई नहीं जाएगा, कोई आ जाएगा वहाँ पर। स्मारकों में ताला लगा दें, जू में ताला लगा दें, कोई नहीं आएगा, वीरान हो जाएंगे, कौन आएगा। तो वहाँ से इनकम आपको तभी मिलेगी जब वहाँ पर कुछ कर्मचारी होंगे देखभाल के लिए, केयर टेकर होंगे, है ना। वहाँ पर जो सफाई कर्मी है उसको भी आपने पैसा देना पड़ेगा। तो पूंजी से इनकम भी होती है, लेकिन पूंजी के रखरखाव पर या नई पूंजी को बनाने पर खर्च भी होता है ना। राजस्व मिलता भी है, लेकिन उस राजस्व को पाने के लिए हमें खर्च भी करना पड़ता है। तो यही है। अब जब मैं बात करूंगा आगे जाके राजस्व घाटेगी, पूंजी घाटेगी, तब मैं इसकी और बात करूंगा। फिलहाल अभी इससे छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। अब यहीं पर बात आती है चालू खाता, करेंट अकाउंट। जैसे बैंकों में होता है ना करेंट अकाउंट, आप लोग एटीएम में जाते हैं ना, तो उसमें लिखा रहता है कि आपका पिन डालें, उसके बाद फिर आपका जो अकाउंट टाइप है उसको सेलेक्ट करें, तो लिखा रहता है ना सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट।
लिखा रहता है ना। तो कभी ध्यान दिया बचत खाता और चालू खाते में क्या अंतर है? हाँ बताएं। बचत खाते में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है, चालू खाते में नहीं। हाँ, एक तो चीज़ ये है, बचत खाता जो है ना उसमें आप पैसा रखते हैं तो बैंक आपको इंटरेस्ट देता है। अलग अलग बैंक अलग अलग इंटरेस्ट देते हैं, कोई 3% कोई 3.25%। लेकिन जो चालू खाता होता है उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अब इन दोनों में अंतर क्या है आपने जाना है क्या? क्यों, तबीयत खराब है, अर्जेंट जाना है? क्या हुआ, सब खैरियत? तो सेविंग अकाउंट में ना कुछ शर्तें होती हैं, आप कितने ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। उससे ज़्यादा ट्रांजैक्शन आप करोगे तो उसमें बैंक को आपको कुछ देना पड़ेगा। करेंट अकाउंट में आपको फैसिलिटी है, आप दिन में जितनी बार चाहे पैसा निकालो, जितनी बार चाहे पैसा आप डालो, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन बैंक उस पर आपको ब्याज नहीं देगा। ओके, तो होते हैं खैर, अब इससे कोई लेना देना हमें नहीं है, सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट। उसी तरह से सरकार का चालू खाता। अच्छा, सरकार का खाता कहाँ पर होता है? रिजर्व बैंक में होता है ना, रिजर्व बैंक में होता है। और रिजर्व बैंक के बहुत सारे एजेंट बैंक भी हैं, जैसे SBI है, उसमें सरकार अपना पैसा रखती है, वो पैसा निकालती भी है अपना, है ना। तो अब धीरे धीरे तो खैर ये पैसा रखने का चलन धीरे धीरे तो ख़त्म हो जाएगा। जैसे जैसे ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ये चलन ख़त्म हो जाएगा। अब देखें ना, सरकार से, केंद्र सरकार से स्टेट गवर्नमेंट को जितना ही पैसा आ रहा है बजट के थ्रू या अन्य रिसोर्सेज के थ्रू, कैश नहीं आ रहा, सब ऑनलाइन आ रहा। सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट को जितना ही पैसा आ रहा है सब डिजिटल फॉर्म में आ रहा, समझ रहे ना। और अब स्टेट गवर्नमेंट से जिलों को जो पैसा आ रहा है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल फॉर्म में आने लगा। तो धीरे धीरे ऑनलाइन का चलन बढ़ेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि करेंसी जो है कि जो ऑफलाइन करेंसी आप देख रहे हो ना बहुत कम हो जाएगी। चले खैर, तो सरकार का चालू खाते का घटा मतलब समझ रहे हैं आप? सरकार का करेंट अकाउंट डेफिसिट या सरकार का चालू खाते का घाटा, इसका मतलब समझ रहे हैं? इसे व्यापार घाटा भी कहते हैं, लेकिन अंतर है व्यापार घाटा और चालू खाता में, चालू खाते के घाटे में थोड़ा सा अंतर है। व्यापार घाटा और चालू खाते का घाटा, इनमें थोड़ा सा अंतर है। वो क्या अंतर है मैं आपको ये बताता हूँ, 1 मिनट का ब्रेक लेके, थोड़ा सा देखने से। तो देखो, ब्रेक में जाने से पहले था मैं चालू खाते का घाटा और व्यापार घाटा। व्यापार घाटे का मतलब क्या है? इसका मतलब ये देखो, हम लोग एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और इंपोर्ट भी कर रहे हैं। एक्सपोर्ट का मतलब क्या है? अपना माल दूसरे देशों को बेचना। इंपोर्ट का मतलब क्या है? अपनी ज़रूरत की चीज़ें दूसरे देशों से मंगाना, ठीक है ना। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, ओके। अब अगर हमारा एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट ज़्यादा, आयात ज़्यादा है और निर्यात कम है, तो जाहिर सी बात हम घाटे की स्थिति में, तो इसे हम कहते हैं व्यापार घाटा। सिंपल सी बात है, आपके आयात ज़्यादा हों निर्यात कम हो तो वो है व्यापार घाटा। अब जैसे चीन और भारत के जो संबंधों में है ना, वो व्यापार घाटे को लेकर भी अक्सर विवाद रहता है। हम लोग कहते हैं कि साहब आप चीन से, हम कहते हैं कि आप अपनी पॉलिसीज़ इस तरह से हमारी फेवर में डेवलप करो कि जिससे हमारा भी एक्सपोर्ट आपकी तरफ को और बढ़े। अभी क्या है कि चीन का इंपोर्ट हमारी तरफ ज़्यादा है, हमारा एक्सपोर्ट उसकी तरफ कम है। तो चीन और भारत का जो व्यापार घाटा है बहुत ज़्यादा है। पूरी दुनिया में अगर बात करें व्यापार घाटे की, और दूसरे देशों से भी हमें व्यापार में घाटा होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा व्यापार में जो घाटा हमें हो रहा है वो चाइना से हो रहा है। लेकिन मजबूरी है, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो वहीं हैं और वहीं से हमने मंगानी है। अच्छा, कोई चीज़ अगर हम अमेरिका से मंगाएं ना, मान लीजिए जो चीज़ हम चाइना से मंगा रहे हैं वही चीज़ हम अमेरिका से मंगाएं तो हमें बहुत महंगी पड़ेगी, उसका ढुलान बहुत महंगा पड़ जाएगा ना। चीन हमारा पड़ोसी है, इसलिए बहुत सारी चीन को दुनिया की फैक्ट्री कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें वहाँ बनती हैं, तो हमें वहाँ से मंगाना सस्ता पड़ता है, इसलिए हमारी मजबूरी हम मंगाते हैं। लेकिन चीन अपनी पॉलिसीज़ कुछ इस तरह से बनाता है कि हमारी चीज़ों को अपने देश में घुसने से वो रोकता है। इसलिए भी अक्सर विवाद रहता है कि साहब हमारा व्यापार घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है। उसी तरह से अगर हम देखें, हम भारत की बात करें तो हमारा जो टोटल व्यापार है ना, उसमें धीरे धीरे हमारा जो व्यापार घाटा है अब भी लगातार बढ़ता जा रहा है। कहने का मतलब क्या है? निर्यात कम हो रहे हैं, आयात लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, जब स्पेशली व्यापार घाटे की बात हुई है, देखो मैं आपसे कह रहा हूँ ना, आप कॉपी पेन जरूर साथ में लेके बैठिए। मैंने एक लेसन प्लान तो बना रखा है, लेकिन मैं चारों तरफ को फैलूंगा। जो चीज़ें मुझे ध्यान में आएंगी मैं बताता रहूँगा। और इस वीडियो का एक ही पार्ट नहीं होगा, कई सारे पार्ट होंगे, तो आप इनको प्लीज़ देखते जरूर रहिएगा। कहाँ बात कर रहे थे हम? किसकी बात कर रहे थे? व्यापार घाटा की। तो व्यापार घाटा की क्या बात कर रहे थे? वो मैं आपको क्या बता रहा था, मैं भूल गया। मैं आपको बताना क्या चाह रहा था, मैं आपको ये बता रहा था कि व्यापार घाटा क्यों ज़्यादा बढ़ रहा है हमारा। देखिए,
हम जो हैं तेल और गैस के दुनिया में सबसे बड़े कंज्यूमर्स में से एक हैं। शायद तेल की खपत में हमारा तीसरा नंबर है। चाइना और अमेरिका के बाद तेल और गैस की खपत में पूरी दुनिया में हमारा तीसरा नंबर है। अब हमारे यहाँ जो तेल की खपत होती है, तेल सरसों का तेल नहीं, पेट्रोलियम है ना, फॉसिल फ्यूल जिसे कहते हो, तो हमारे यहाँ जो तेल की खपत होती है, हम अपनी कुल खपत का 85% 85% विदेशों से मंगाते हैं। तेल और गैस की खपत का 85% हम विदेशों से मंगाते हैं। इस पे बहुत सारी हमें विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। हमारे आयात की इस समय सबसे बड़ी मद जो है वो पेट्रोलियम ही है, और व्यापार घाटे की सबसे बड़ी मद भी जो है वो पेट्रोलियम ही है। ये जो स्थिति है ये हमारे व्यापार घाटे को लगातार बढ़ाती जा रही है। जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है और जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है ना, हमारी जो अर्थव्यवस्था है दुनिया की सबसे तेज़ बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। हालांकि कोविड की वजह से हमें दिक्कतें हुई थी, लेकिन जो विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था है ना, वैसे तो दुनिया की सबसे तेज़ बढ़ती अर्थव्यवस्था इस समय बांग्लादेश है, लेकिन बांग्लादेश छोटी अर्थव्यवस्था। ध्यान रखना, दुनिया की सबसे तेज़ ग्रो करने वाली जो इकोनॉमी है इस समय वो बांग्लादेश है, लेकिन बांग्लादेश छोटी इकोनॉमी है। जो विशाल अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें भारत दुनिया की सबसे तेज़ गति से ग्रो करने वाली अर्थव्यवस्था है। समझ रहे ना। अब अर्थव्यवस्था ग्रो कर रही है, जीडीपी ग्रो कर रही है, इसका मतलब उद्योग धंधे कल कारखाने पहिए जो हैं वो ज़्यादा चल रहे हैं, तो उनको चलाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी चाहिए, यानी कि तेल गैस की खपत हमारे यहाँ ज़्यादा हो रही है, तो ये हमारे व्यापार घाटे को बढ़ा रही है ना। ओके, अच्छा देखो, खाड़ी देशों से हम जो संबंध सुधारे रखते हैं या जो है कि मॉडरेटरी या उदारता बरतते हैं उनके साथ, तो उसकी वजह यही है कि हमें अपनी ऊर्जा सुरक्षा की भी चिंता रहती है। अच्छा, जब यहीं पे बात आई ऊर्जा सुरक्षा की या एनर्जी सिक्योरिटी की, तो पांडे जी से मैं पूछूंगा कि ऊर्जा सुरक्षा का मतलब क्या है। पांडे जी, ऊर्जा सुरक्षा का मतलब क्या है? कोई बच्चा हाथ खड़ा करे जो जल्दी से बता सके। यस। जैसे हम पेट्रोल सुरक्षित करते हैं, जैसे डंप करके रखते हैं। हाँ ऊर्जा सुरक्षा। हाँ, और कोई? देखिए, ऊर्जा सुरक्षा का मतलब है कि हमें 24 घंटे या हर समय जितनी हमारी ज़रूरत है एनर्जी की, एनर्जी का मतलब पेट्रोल डीजल ही नहीं है, पेट्रोल डीजल बिजली कोयला, वो सारी चीज़ें जिनसे ऑटोमोबाइल्स और हमारे जो दूसरे जो कारखाने वो चलते हैं, वो हमें लगातार मिलते रहे। उनकी जो सप्लाई है कभी भी रुके ना, उनकी सप्लाई कभी ना रुके। समझ रहे ना, नंबर एक बात, उनकी सप्लाई कभी ना रुके, नंबर एक बात। नंबर दो, उनकी सप्लाई के लिए हमें कोई धमकी ना दे, और नंबर तीन बात, वो हमें किफ़ायती दरों पर मिलती रहे। ये है ऊर्जा सुरक्षा। तो इस ऊर्जा सुरक्षा के चक्कर में ही हमारे जो है बहुत सारे देशों से विदेशी संबंध निर्धारित होते हैं, तय होते हैं। अब इसके लिए सरदार मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तो उनके समय में क्या हुआ था, हमने पूरे देश में 3-4 जगह ऐसे हैं जहाँ पर तेल के विशाल कुएँ बना दिए हैं। तो जब भी तेल सस्ता होता है ना, हम उनको भर लेते हैं, और थोड़ा सा महंगा होता है तो उसमें निकालना शुरू कर देते हैं। हालांकि अभी तक निकाला नहीं है, उन्हें हम रणनीतिक भंडार कहते हैं। खैर, अच्छा चलो, मैं एक बात और भी बताता चलूँ कि अभी पीछे क्या हुआ था, सरकार ने तेल और गैस के जो लाइसेंस थे, पेट्रोल पंप और गैस के जो लाइसेंस थे, खूब बांटे। मान लें उन लाइसेंसेस को बांटने में, पेट्रोल पंप या गैस फिलिंग के जो स्टेशन थे उनको बांटने में सरकार ने उदारता बरती। पता है क्यों? सरकार ने इस बहाने नए पेट्रोल पंप खुलवाने के बहाने पूरे भारत में जगह जगह तेल के भंडार बना लिए। भी पेट्रोल पंप है तो वो स्टोर रखते ही रखता है, तो भंडार, उसमें तेल का भंडार जो है वो रखा रहता है। खैर, ऊर्जा सुरक्षा की बात कर रहे थे, व्यापार घाटे की बात कर रहे थे। अच्छा, यहीं से अब बात करें हम व्यापार घाटे के बाद चालू खाते का घाटा। व्यापार घाटा मैंने बताया, व्यापार घाटे का मतलब क्या है, निर्यात कम है और आयात ज़्यादा है। ठीक है, बात समझ आ रही है गुलाब शाह? बात समझ आई? बात समझ में आई? ठीक है, आपका एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट जो है वो ज़्यादा है। अब बात आ रही है करेंट अकाउंट डेफिसिट या चालू खाते का घाटा। अब आप मुझे ये बताओ बेटा, अभी जब मैं आपको जीएनपी, जीडीपी, एनएनपी पढ़ाऊंगा ना, तो उसमें भी वो चीज़ें आएंगी, तो वहाँ पर मैं आपको दोबारा नहीं बताऊँगा। आप ये बताओ, हमारे देश से पैसा बाहर किन किन साधनों से जाता है, किन किन तरीक़ों से देश से पैसा बाहर जाता है। जैसे आप लोग पढ़ते थे ना ड्रेन ऑफ वेल्थ या धन निष्कासन का या धन निर्गम का सिद्धांत, तो यही तो था वो। आप मुझे ये बताओ, हमारे देश से पैसा बाहर किन किन साधनों से जाता है। देखो, सबसे पहली बात तो हम बहुत सी चीज़ें खरीदते हैं, इंपोर्ट करते हैं, उससे हमारा पैसा बाहर जा रहा नहीं जा रहा, उससे हमारा पैसा बाहर जा रहा, नंबर एक बात। दूसरी बात, विदेशी कंपनियां यहाँ काम कर रही हैं, अपनी इनकम का एक हिस्सा वो बाहर ले जाती हैं। पैसा उन्होंने यहाँ कमाया ना, हमारे रिसोर्सेज से पैसा कमाया, वो कमा के बाहर ले गए। विदेशी नागरिक हमारे यहाँ जॉब कर रहे हैं, कम कर रहे हैं लेकिन काम कर रहे हैं, है ना। नेपाल के लोग आ रहे हैं हमारे यहाँ पर, बांग्लादेश के लोग यहाँ पर काम करने आ रहे हैं, और भी बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं जो हमारे यहाँ काम करने आ रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के
जो हायर पोस्ट के बैठे अधिकारी हैं वो यहाँ पर आगे कर रही हैं। बड़ी बड़ी कंपनियाँ अपने यहाँ कैंपस खोल रही हैं, अपने हेडक्वार्टर्स यहाँ बना रही हैं, तो वो यहाँ से ही तो इनकम पा रहे हैं। कहाँ से सैलरी कहाँ से पा रहे हैं? उन कंपनियों ने भारत से जो रेवेन्यू पाया है उसी रेवेन्यू से तो वो सैलरी दे रहे हैं अपने कर्मचारियों को। यानी कि विदेशों के नागरिक जो यहाँ आकर के आके अपना काम धंधा, रोजी रोटी, रोज़गार चला रहे हैं, वो पैसा ले जा रहे हैं। ठीक है साहब। इसके अलावा शेयर मार्केट में पैसा आता है। शेयर मार्केट में एक बार पैसा आ गया, विदेशी कंपनियों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, चाहे वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो या संस्थागत निवेश हो। इसकी बात तब करेंगे, पोर्टफोलियो संस्थागत निवेश क्या होता है, जब शेयर मार्केट पढ़ेंगे। तो विदेशी कंपनियों ने यहाँ पर जो है कि इन्वेस्टमेंट किया। अब इन्वेस्टमेंट के बाद दो तरह के इन्वेस्टमेंट है, एक तो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट और दूसरा सीधे कंपनियों में इन्वेस्टमेंट। अब इसकी बात तब करेंगे जब आपको हम इन्वेस्टमेंट या निवेश पढ़ाएंगे। लेकिन मान लीजिए उन्होंने शेयर मार्केट से पैसा निकाला, या जिस कंपनी में उनकी यहाँ पर हिस्सेदारी थी उस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बेची और पैसा बाहर ले गए। यानी शेयर मार्केट के थ्रू वो अपना पैसा बाहर ले गए। शेयर मार्केट में जो पैसा लगाया था, ये जो भी इन्वेस्ट किया था, वो अपना पैसा बाहर ले गए। ठीक है ना, पैसा चला गया ना। इसके अलावा हम लोग बाहर घूमने जा रहे हैं तो वहाँ बाहर जाके अपना पैसा बाहर खर्च कर रहे हैं। बाहर इलाज कराने जा रहे हैं तो अपना पैसा बाहर खर्च कर रहे नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं, हमारे नेता हैं, विदेश यात्रा पे जा रहे हैं तो पैसा तो जा ही रहा है ना बाहर, हमारा पैसा विदेशों में खर्च हो रहा है। तो तरह तरह से देश का पैसा जो है वो बाहर जाता है। एक चीज़ उसमें मोर में भूल गया, हम विदेशों से कर्ज लेते हैं ना, तो कर्ज पर जो ब्याज दे रहे हैं हम, कर्ज पर जो ब्याज दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो पैसा भी विदेशों में जा रहा। तो तरह तरह के साधन ऐसे हैं जिससे हमारा पैसा विदेशों में जाता है। उसी तरह से यही साधन ऐसे हैं जिससे पैसा विदेशों से हमारे देश में भी आता है। जैसे हम निर्यात कर रहे हैं, उससे पैसा मिल रहा है। हमारे बहुत सारे नागरिक जो हैं विदेशों में काम कर रहे हैं, हमारी कंपनियां विदेशों में अपना कारोबार फैला रखी हैं, है ना। विदेशी लोग भी हमारे यहाँ इलाज करने आ रहे हैं, विदेशी पर्यटक हमारे यहाँ जो है काम करने आ रहे हैं। हमने भी दूसरे देशों को कर्ज दे रखा है, उनसे हमें ब्याज मिल रहा है, तो पैसा आ भी रहा है। लेकिन पैसा आ कम रहा है देश के अंदर और बाहर ज़्यादा जा रहा है। टूरिस्ट तो हमारे यहाँ खूब आ रहे हैं, हमारे यहाँ टूरिस्ट तो खूब आ रहे हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा लोग हमारे दूसरे देशों में घूमने जा रहे हैं। विदेशी लोग हमारे यहाँ इलाज कराने आ रहे हैं, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा हम लोग विदेशों में इलाज कराने जा रहे हैं। समझ रहे हैं ना। हमारी कंपनियाँ विदेशों में काम कर रही हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा दूसरे देशों की कंपनियाँ हमारे यहाँ हैं। हमारी शेयर मार्केट में बहुत सारा पैसा लगाओ, अक्सर वो चला जाता है। हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कहीं ज़्यादा इम्पोर्ट कर रहे हैं। एक्सपोर्ट के मुकाबले हम कहीं ज़्यादा आयात कर रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं। इसलिए तरह तरह के साधनों से या तरह तरह के तरीक़ों से हमारे देश से पैसा बाहर ज़्यादा रहा है और बाहर का पैसा अंदर कम आ रहा है। इसी को हम कहते हैं चालू खाते का घाटा या करेंट अकाउंट डेफिसिट। तो व्यापार घाटा थोड़ा कम होगा, चालू खाते का घाटा ज़्यादा होगा। और सबसे बड़ा घाटा पता है कौन सा होता है? राजकोषीय घाटा। अभी बात करेंगे उसकी भी। तो समझ गए ना, आयात और निर्यात का जो अंतर है, जो हमारी फेवर में नहीं है, वो व्यापार खाते का घाटा। और इसे कहते हैं ना, जो हमारे से करेंसी का इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है, करेंसी तरह तरह से बाहर से आ रही है और देश के अंदर से बाहर जा रही है, इसका जो अंतर है जो हमारी फेवर में नहीं है, उसे हम कहते हैं चालू खाते का घाटा। ठीक है ना। अब यहीं पर मैं बात करूंगा, लेसन प्लान तो मेरा ये है, लेकिन जब मैंने यहाँ पर बात करी है तो मैं यहीं पर आपसे एक बात और करूंगा कि कैसे हमारा जो रुपया है वो डॉलर की तुलना में या विदेशी मुद्राओं की तुलना में अक्सर चर्चा में रहता है, गिर रहा है, रुपया इतना गिर गया। अच्छा, मज़े की बात यह है कि मीडिया या अपोजिशन पार्टियां जो है ना, जब चीज़ें अच्छी होंगी तो उसकी तारीफ़ नहीं करेंगी, और जब चीज़ें ख़राब होंगी तो उसको हाय करेंगे। जैसे मान लीजिए अभी प्याज मान लीजिए 60 या 70 रुपये किलो बिक रही है, हाय प्याज। मीडिया में भी आप देखो और विपक्षी पार्टियों में भी देखो, यही प्याज जब बिकेगी 20 रुपये की ढेर, 20 रुपये की ढेर, तो कोई नहीं कहेगा अभी आ जाओ प्याज ले लो, प्याज बहुत सस्ती है ना। नहीं कहते ना। गैस की सब्सिडी घटा दोगी सरकार, अरे कोई तारीफ़ नहीं करेगा। और गैस के दाम बढ़ गए तो आफत आ जाएगी, पेट्रोल के दाम बढ़ गए तो आफत आ जाएगी, है ना। महंगाई जब घट जाएगी तो कोई नहीं कहा हाँ भाई महंगाई घट गई है, लेकिन जब महंगाई बढ़ जाएगी तो आफत आ जाएगी। लेकिन साहब यही है, अगर ऐसा नहीं होगा तो विपक्ष क्या है? विपक्ष का काम यही है। आज जो सत्ता पक्ष में है, कल को जब विपक्ष में होंगे तो वो भी ऐसे करेंगे, है ना। आज जो विपक्ष में है, कल को जब सत्ता पक्ष में होंगे तो वो भी ऐसे करेंगे। लेकिन क्या है कि अच्छे कामों को भी दिखाना चाहिए कि हाँ भाई सरकार अच्छा काम कर रही है तो बताना चाहिए ना, है ना। ठीक है साहब, आगे चलें, थोड़ा सा रोक लीजिए। अब ये जो है ना चालू खाते का घाटा, ये जैसे जैसे बढ़ेगा, चालू खाते का घाटा बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे यहाँ से पैसा बाहर ज़्यादा जा रहा है, बाहर का पैसा हमारे देश में कम आ रहा है। अब देखो, जब हम दूसरे देशों से कोई चीज़ खरीदेंगे ना, तो हमें जो विदेशी मुद्राएं हैं उनमें पेमेंट करना पड़ेगा।
विदेशी मुद्राओं में पेमेंट करना पड़ेगा। अब देखो, अगर विदेशों से पैसा हमारे यहाँ ज़्यादा आता, विदेशों से पैसा ज़्यादा आने का मतलब जापान ने हमसे कुछ खरीदा, इंडोनेशिया ने, अमेरिका ने, यूएसए ने, अमेरिका माने यूएसए ने या ब्रिटेन ने या कनाडा ने हमसे कुछ खरीदा, तो वो अपनी करेंसी देंगे ना, वो पौंड देंगे, स्टर्लिंग देंगे, फ्रैंक देंगे, यूरो देंगे, येन देंगे, डॉलर देंगे, देंगे नहीं देंगे हमें, तो हमारा जो है विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा। अब बात आ गई विदेशी मुद्रा भंडार की। अच्छा पकड़ के रखना, मुझे भूल ना जाऊँ मैं चीज़ें, भूलता वो तो मैं। विदेशी मुद्रा भंडार क्या हो गया? आलू का भंडार सुना, प्याज का भंडार सुना, सब्जी गोदाम सुना है ना, गैस गोदाम, तेल गोदाम सुना है। तो जहाँ पर तेल है वो तेल गोदाम, जहाँ पर गैस है वो गैस गोदाम, और जहाँ पर विदेशी मुद्रा रखी गई है वो विदेशी मुद्रा गोदाम या विदेशी मुद्रा भंडार। विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक कौन है, किसकी कस्टडी में रहता है फॉरेन करेंसी? आप बताएं। रिजर्व बैंक की करेंसी है ना, रिजर्व बैंक की कस्टडी में रहता है विदेशी मुद्रा। जो विदेशों की जितनी भी करेंसी हैं वो सारी की सारी किसकी कस्टडी में रहती हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कस्टडी में रहती हैं। आपके भाई बाहर कोई काम कर रहे हैं तो बाहर से जो पैसा भेजते हैं वो रुपये थोड़ी भेजते हैं, वो डॉलर या दिनार या रियाल भेजेंगे, वो यहाँ पर आ जाती हैं, फिर आपके जो घर वाले हैं उसको बदलवाते हैं। आरबीआई है, आरबीआई के एजेंट एसबीआई है, तो वहाँ पर वो पैसा बदला जाता है। ऐसे ही तो होता है भाई, ऐसे ही होता है ना, पैसा वो बदला जाता है। अब वहाँ से मान लीजिए आपके ब्रदर ने $1,00,000 भेजे, अरे पागल हो जाओगे अगर $1,00,000 भेज दिए तो, है ना। हाँ मान लो चलो हाँ ठीक है, उनको बढ़िया सी आ गई। कितने भेजता है भाई, महीने कितने भेजता है? पता नहीं, पापा को भेजते हैं। हाँ सब पता रहता, बताते नहीं है कहीं फीस ना बढ़ जाए। तो मान लीजिए आपके भाई ने $1,000, आपका भाई अमेरिका में है, हर महीने $1,000 भेज रहा है, तो यहाँ पर वो हो गए 80,000 रुपये। 80,000 रुपये बहुत होते हैं, यहाँ पर क्या हो गए वो 80,000 रुपये। लेकिन आरबीआई ने आपको 80,000 दे दिए, आरबीआई ने आपको 80,000 दे दिए, लेकिन $1,000 वो अपने पास रख लिए। वो डॉलर, वो फ्रैंक, वो यूरो, वो येन, वो रियाल, वो बहट, वो कहाँ पर हो गया? सरकार के खजाने में जमा हो गया। ठीक है। अब जब सरकार विदेशों से माल खरीदेगी या हमारे लोग, अच्छा देखो, अब जब हमारे लोग जाएंगे ना विदेशों में घूमने के लिए, तो उन्हें भी तो विदेशी मुद्रा चाहिए भाई। जापान घूमने जा रहे हैं तो जापानी येन चाहिए, तो वो क्या करेंगे, मान लीजिए उनको 1,000 जापानी येन चाहिए, तो 1,000 जापानी येन के बदले में पैसा यहाँ जमा करेंगे और आरबीआई से वो येन खरीद के बाहर चले जाएंगे। समझ रहे ना साहब? ये वहीं कोई एजेंट होंगे करेंसी को बदलने में, इसका ये ले लो, इसका ये ले लो। समझ गए ना मेरी बात? तो अब जितना ज़्यादा पैसा बाहर से आएगा उतना ज़्यादा आरबीआई के पास फॉरेन करेंसी होगी। अब जितनी ज़्यादा आरबीआई के पास फॉरेन करेंसी होगी, इसका मतलब हम मजबूत हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? मजबूत हो रहे हैं। अब विदेशों से हमें जो भी माल खरीदना है या आरबीआई से जब भी किसी फॉरेन करेंसी की हम मांग करेंगे तो आरबीआई उसको देने में कोई गुरेज नहीं करेगी। यानी कि हमारे पास फॉरेन करेंसी की कमी नहीं है। क्या नहीं है? फॉरेन करेंसी की कमी हमारे पास नहीं है। अब जो श्रीलंका वाला जो संकट था ना, अभी पिछले साल आपने पढ़ा होगा, श्रीलंका वाला संकट, या 1991 का हमारा विदेशी मुद्रा विनिमय का संकट, तो वो यही था कि हमारे पास फॉरेन करेंसी कम हो गई। फॉरेन करेंसी हमारे पास कम हो गई, लेकिन जो डिमांड है विदेशी माल की वो नहीं घटी है। तो अब कहाँ से खरीदें? एक सीमा तक हमें उधार मिला, लेकिन एक सीमा के बाद हमें उधार नहीं मिला। तो इसी को कहा जाता है विदेशी मुद्रा का संकट। श्रीलंका ऐसा नहीं है, श्रीलंका में पैसा नहीं है, श्रीलंका बेहाल हो गया, श्रीलंका में फॉरेन करेंसी खत्म हो गई। अब जब फॉरेन करेंसी खत्म हो गई, अब क्या करें? अब तेल और गैस मिल नहीं रहा, 1-1 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर लंबी लाइन लगी पड़ी है पेट्रोल पंप पे, उस पर भी राशनिंग हो रही है। क्यों? क्योंकि विदेशों से तेल और गैस खरीदना है तो भैया डॉलर चाहिए, वो डॉलर है नहीं, इसलिए श्रीलंका में चीज़ों के दाम बहुत बढ़ गए। ठीक है साहब? तो अब देखो, अब अगर पैसा खूब आ रहा विदेशों से, तो अब आप क्या है कि विदेशों से पैसा खूब आ रहा है, इसका मतलब हमारी करेंसी की मांग ज़्यादा है। देखो, जितना ज़्यादा हमारे देश से माल बाहर जाएगा, नंबर एक बात ध्यान रखना, जितना ज़्यादा हमारा एक्सपोर्ट होगा, जितना ज़्यादा हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा होगा, हमारे लोग, हमारी कंपनियां विदेशों में काम करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। अब देखो, जो विदेशी कंपनियां या हमारे लोग हैं ना, हमारे लोग या विदेशी कंपनियां यहाँ पर पैसा भेजेंगे, तो पैसा विदेशी करेंसी में भेजेंगे, वो यहाँ पर बदला जाएगा रुपये में, रुपये की डिमांड बढ़ेगी, रुपये की मांग बढ़ेगी, है ना। उसी तरह से अगर हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे, हमें चाहिए अपनी करेंसी में पैसा ज़्यादा, हालांकि हमें विदेशी करेंसी चाहिए, लेकिन ज़्यादा पैसा चाहिए हमें अपनी करेंसी में, तो रुपये की डिमांड बढ़ेगी। अब बाज़ार में जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है, खरीदार ज़्यादा जिसके होंगे, डिमांड ज़्यादा होगी, जाहिर सी बात है वो महंगी हो जाती है। बाजार में सीधा नियम है आमतौर पर अर्थशास्त्र का कि जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी उसकी कीमत भी बढ़ जाएगी। तो अब अगर हमारी करेंसी की डिमांड ज़्यादा होगी इंटरनेशनल मार्केट में, तो हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन हो इसका उलट रहा है,
हम एक विकासशील अर्थव्यवस्था में हैं, आबादी बहुत ज़्यादा है, तेल और गैस की खपत बहुत ज़्यादा है, विदेशी माल की खपत बहुत ज़्यादा, विदेशी ब्रांडों की लिवाइस पहनेंगे साहब, चाहे उस पर नकली ठप्पा लगा पड़ा हो लिवाइस का, लेकिन लिवाइस है ना, हाँ है ना। फ़ोन तो किसका खरीदेंगे, एप्पल का, चाहे चलाना ना आता हो उसे, लेकिन पीछे सेब बना हुआ होना चाहिए। अरे यार वो वीवो ओप्पो का फ़ोन खरीदो और उसके पीछे सेब बना लो खुद ही, एप्पल हो गया, है ना। अबे तुम्हारे पास पल्ले में अकाउंट में 100 रुपये नहीं और तुम्हें प्राइवेसी चाहिए, तुम्हारा कोई अकाउंट हैक ना कर ले। अरे जब अकाउंट में ही 100 रुपये हैं, निगेटिव में जा रहा है नहीं सोचो ना, जब तुम्हारा अच्छा क्या यार कोई मुझे ब्लैकमेल ना करे, मेरी प्राइवेट सूचनाएं लेकर के कोई मुझे ब्लैकमेल ना करे। अबे तुम सेलिब्रिटी हो क्या हो, हमें कर लो ब्लैकमेल भाई यार, बढ़िया से लगाना फोटो, जाने को गुलफाम सर भी है कोई, है ना, हाँ हमें कर लो तुम ब्लैकमेल। पास पल्ले कुछ है नहीं, जानता कोई है नहीं, है ना, पता कुछ है नहीं, घर में घर वाले कदर नहीं करते, बाहर वाले कदर नहीं करते, फ़ोन चाहिए एप्पल का, ना मजाक नहीं, फ़ोन चाहिए एप्पल का, चाहे किडनी बिक जा, है ना, फ़ोन एप्पल का चाहिए चाहे किडनी बिक जाए, ये हकीकत है। यही ब्रांड, तो ये इन ब्रांड के चक्कर में विदेशी माल खूब आ रहा है ना। कैल्विन इन जीन्स है, कैल्विन के इन जीन्स, है ना, पता नहीं क्या क्या लिखा पड़ा है ना। और कौन कौन से ब्रांड हैं, अरे हमारी तरह पहन लो ये ऐसी, है ना, ओवर साइज है तो होने दो, पैसा तो बच रहा। ठीक है साहब, ओके चलें। तो कहाँ थे, नहीं अच्छी लग रही है आपकी जीन्स, तो कहाँ थे। हाँ, मेरा कहने का मतलब ये था कि ये जो ब्रांड की जो भूख बन रही है ना हमारे देश में या विदेशों में भी ऐसी है, तो जाहिर सी बात है हम विदेशी माल ज़्यादा से ज़्यादा खरीद रहे हैं। देसी माल फड़ वाला हम खरीदेंगे नहीं, विदेशी माल हम ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें, तो भाई हम भी योगदान दे रहे हैं रुपये की कीमत को गिराने में, है ना। तो अब सीधा सीधा नियम है, तो देखो व्यापार घाटा होगा मीन्स चालू खाते का घाटा बढ़ेगा, चालू खाते का घाटा बढ़ेगा तो हमें हमारी करेंसी की जो मांग है विदेशों में वो कम है ना। और अगर ये घाटा कम होगा, व्यापार घाटा कम होगा, चालू खाते का घाटा कम होगा, हमारे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, हमारे माल की डिमांड बढ़ेगी विदेशों में, हमारी कंपनियां, हमारे कामगार विदेशों में ज़्यादा काम करेंगे, हमारी करेंसी की डिमांड बढ़ेगी। जब हमारी करेंसी की डिमांड बढ़ेगी तो हमारी करेंसी दूसरी करेंसी की तुलना में महंगी हो जाएगी, अर्थात डॉलर या दूसरी करेंसी की तुलना में हमारी करेंसी महंगी हो जाएगी। ठीक है, समझ रहे ना। अच्छा, अब सरकार ये चाहती है, अब जैसे आप ये समझ लो, जैसे डॉलर चढ़ गया कि अभी डॉलर लगातार बढ़ रहा, इसका मतलब ये है कि हमारा इंपोर्ट और कम हो गया। नहीं, हमारा इंपोर्ट और बढ़ गया, एक्सपोर्ट और कम हो गया। एक्सपोर्ट से जो इनकम मिल रही थी वो और कम हो गई, विदेशी कंपनियों से हमें जो इनकम मिल रही थी वो और कम हो गई। इसका एक तो मतलब ये है। दूसरा ये हो सकता है हमारे यहाँ खपत बहुत ज़्यादा बढ़ गई, बहुत ज़्यादा खपत बढ़ गई, है ना। दिक्कत तो हम लोग की ये भी है ना। वो एक मैं चुटकुला सुन रहा था कि दिवाली पे सारे कपड़े पुराने लगते हैं और होली पे सारे कपड़े नए लगते हैं। सुना है ना, दिवाली पे सारे कपड़े पुराने लगते हैं और होली पे सारे कपड़े नए लगते हैं। दिवाली आ गई, अब नया चाहिए, है ना। अरे आसिया, महिलाओं का, इसलिए मैंने शादी ना करी, महिलाओं, अरे भैया नहीं, अब आज एक पार्टी में गए तो ये वाली साड़ी, दूसरी पार्टी में गए तो वो साड़ी अब रिपीट नहीं होनी है। इमरान जी, साड़ी रिपीट नहीं होनी है, चाहे पति की किडनी बिक जाए, साड़ी रिपीट नहीं होनी, नहीं तो जाएगी नहीं, फंक्शन में नहीं आएगी। आज उनके बेबी का बर्थडे है तो ये वाली सूट, कल को उनके बेबी का बर्थडे है तो वो वाला सूट, है ना। तभी तो किसी ने गाना गाया, शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा था कंवारा, है ना। तो इसका कहने का मतलब क्या है ना कि दिखावे की वजह से भी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं। देखो हमारे पीछे एक स्टूडेंट बैठी है, आज 3 महीने बाद उसने एक नई जर्सी निकाली है, नहीं तो वो एक ही जर्सी रिपीट कर रही थी, है ना। ये है अच्छे माँ बाप की अच्छी औलाद, किफ़ायती औलाद। अब नाम नहीं लूँगा मैं किसी का, इधर भी हो सकती है इधर भी हो सकती है। ठीक है, आगे चले। कहाँ थे समझ गए, हाँ कहाँ थे। हाँ, अब देखो बेटा, अब यहीं पे आप रुको। अब देखो, अगर डॉलर ज़्यादा चढ़ गया, हमारी जो करेंसी है रुपया, जो हमारी जो करेंसी है ना, उसकी कीमत घट गई और डॉलर की कीमत बढ़ गई। आज मान लीजिए $1 70 रुपये मिल रहा है और कल को $1 80 रुपये मिलने लगा। इसको ध्यान देना आप लोग ना। वो था अब डॉलर की कीमत अगर चढ़ गई इंटरनेशनल मार्केट में, हमारे रुपए की कीमत अगर गिर गई, अच्छा ऐसा नहीं कि डॉलर की कीमत चढ़ गई, दूसरी मुद्राएं भी तेज़ होती हैं, लेकिन आमतौर पर इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर हमें ज़्यादा दिखाई देता है। डॉलर जो है वो इंटरनेशनल करेंसी बन गई है। अब डॉलर महंगा हो गया, इसका मतलब क्या है कि अब देखो हमारे यहाँ से जो माल जाएगा, हमारे रुपये की कीमत कम हो गई। इसको ज़रा ध्यान से सुने, $1 जो था वो 70 रुपये मिल रहा था, अब $1 मिल रहा है 80 रुपये में। ठीक है ना, $1 के बदले में आपको भुगतान देना पड़ रहा है 80 रुपये का। अब आपके यहाँ का जो माल होगा ना, विदेशों में महंगा हो जाएगा।
आपके यहाँ का माल विदेशों में महंगा हो जाए। उल्टा तो नहीं बोल रहा हूँ मैं, उल्टा तो नहीं बोल रहा हूँ। $1 कितने का था? 70 रुपये का था। अब $1 हो गया 80 रुपये का, अब $1 हो गया 80 रुपये का। अब विदेशों में माल सस्ता हो जाएगा महंगा हो जाएगा हमारा है? अगर इसी को कहते हैं मुद्रा का अवमूल्यन, मुद्रा का डिवैल्यूएशन या मुद्रा का अवमूल्यन। अभी आप कोई मान लीजिए कोई विदेशी कंपनी थी, वो हमारे यहाँ कोई माल खरीद रही थी और हमारे यहाँ का जो माल खरीद रही थी उसके एवज में उसको $1000 देने पड़ रहे थे, उसके एवज में $1000 देने पड़ रहे थे। अब क्या हुआ, रुपये की वैल्यू गिर गई, डॉलर की वैल्यू चढ़ गई, तो अब उसे कम डॉलर खर्च करने पड़ेंगे हमारा माल खरीदने के लिए। ध्यान रखना, जब हमारी करेंसी की वैल्यू गिरेगी, जब हमारी करेंसी की वैल्यू गिरेगी या डिवैल्यूएशन होगा या हमारी मुद्रा का अवमूल्यन होगा या विदेशी मुद्राओं की तुलना में हमारी मुद्रा की कीमत घट जाएगी, तो विदेशों में हमारा माल सस्ता हो जाएगा, क्योंकि उन्हें अब कम डॉलर पर ज़्यादा रुपया मिल जाएगा। भाई उनके डॉलर की वैल्यू तो उनके देश में वही है, हमारी करेंसी की कीमत घट गई है, तो जब भी हमारी करेंसी की वैल्यू घटेगी दूसरे देशों की करेंसी की तुलना में या डॉलर की तुलना में, तो हमारा जो माल है विदेशों में सस्ता हो जाएगा। इसी को कहते हैं कि निर्यात सस्ते हो जाएंगे। ध्यान से सुनना मेरी बात को, एक्सपोर्ट जो है हमारे वो सस्ते हो जाएंगे। तो इससे वैसे एक उम्मीद की जाती है कि जब हमारे एक्सपोर्ट सस्ते हो जाएंगे तो हमारे माल की डिमांड विदेशों में बढ़ेगी, ऐसा कहा जाता है। और सरकारें कभी कभी जानबूझकर भी मुद्रा का अवमूल्यन कर देती हैं। जैसे हमारे यहाँ 3 बार मुद्रा का अवमूल्यन हुआ है। हमारे यहाँ मुद्रा का अवमूल्यन का मतलब समझते हैं? डिवैल्यूएशन का मतलब हमने अपनी करेंसी की कीमत को दूसरे देशों की करेंसी की तुलना में खुद घटा दिया। एक तो बाजार घटा रहा है, रोज घटा रहा बढ़ा रहा, एक बार हमने क्या किया, खुद घटा दिया। तो हमने अपनी मुद्रा की कीमत को इसलिए घटाया ताकि हमारे एक्सपोर्ट विदेशों में सस्ते हो जाए, हमारा माल विदेशों में सस्ता हो जाए, इससे हमारे माल की डिमांड बढ़े। इससे जब हमारे माल की डिमांड बढ़ेगी, जब हमारे माल की डिमांड बढ़ेगी विदेशों में, तो होगा क्या कि हमारे यहाँ प्रोडक्शन को बढ़ावा मिलेगा। प्रोडक्शन को जब हमारे यहाँ बढ़ावा मिलेगा तो इससे 2 काम होंगे। एक तो रोजगार, नया रोजगार पैदा होगा, नया रोजगार पैदा होगा। दूसरा, सरकार को भी इनकम होगी। नया रोजगार पैदा होगा, सरकार को भी इनकम होगी, और अल्टीमेटली इसका फ़ायदा क्या होगा कि जब विदेशों में हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो विदेशी करेंसी थोड़ी हमारे यहाँ ज़्यादा आएगी। जब विदेशी करेंसी हमारे यहाँ थोड़ी ज़्यादा आएगी, रुपये की वैल्यू बढ़ेगी। जब विदेशी करेंसी ज़्यादा क्यों आ रही है? क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा। जब हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है दूसरे देशों को रुपया चाहिए, उसके बदले में हमें डॉलर देंगे। तो इससे क्या है कि रुपये की सेहत थोड़ी सी सुधरेगी। कहते हैं ना, रुपये की सेहत बिगड़ गई या रुपये की सेहत मजबूत हो गई। तो रुपये की सेहत बिगड़ने का मतलब है हमारी करेंसी गिर रही है। रुपये की सेहत अच्छी होना या मजबूत होने का मतलब हमारी करेंसी जो है वो बढ़ रही है। समझ रहे हैं ना? लेकिन ये एक सीमा तक ही। अच्छा, अब मान लीजिए रुपये की वैल्यू बढ़ जाए। अभी मान लीजिए 80 रुपये का $1 जो है वो 80 रुपये मिल रहा है ना। जैसे हमारे गांव में आसपास लोग रहते हैं ना, तो जब वो देखते हैं कि जब रुपये की वैल्यू घटती है, हमारे गांव में लगभग हर घर से एक बंदा जो है विदेश में है। बंदा शब्द अच्छा नहीं लगा, एक कामगार, ठीक है ना, टीचर को ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए। तो हमारे गांव में लगभग हर घर से एक कामगार ऐसा है जो विदेश में काम कर रहा है ना, रोज़ भर भर के जा रहे हैं, ठीक है साहब। तो वो खुश होते हैं जब हमारे देश की करेंसी की वैल्यू घटती है या रुपये की वैल्यू गिरती है, तो वो खुश होते हैं। भाई तुम क्यों खुश हो रहे हो? कह रहे वो जब वो डॉलर भेजेगा ना, वो जब रियाल भेजेगा तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी। तो सबके अपने अपने दुख और सबके अपने अपने सुख। तो सरकार परेशान होती है जब रुपये की वैल्यू घटती है बहुत ज़्यादा, लेकिन जो विदेशी कामगार हैं वो खुश होते हैं, क्योंकि अभी जब वो $1000 भेज रहे हैं, मान लीजिए $1 बराबर 65 रुपये, उसके बाद $1 बराबर 70 रुपये, वो भेज रहे हैं 1000 रुपये, वो $1000 भेज रहे हैं वहाँ के, तो यहाँ पर मिल रहे हैं उसके 65,000, अगले महीने मिल गए उसके 70,000, तो खुश तो होंगे। लेकिन उसके अल्टीमेट इफेक्ट क्या होंगे उससे वो अनजान हैं। वैसे उसको जानते हो तो विदेशी क्यों जाते, यही कारोबार नहीं करते, है ना? आगे चलें भाई, विदेश जाके क्या करना, यही कारोबार करो, यहीं 4 लोगों को नौकरी दो, है भाई? है पांडे जी? अपने यहाँ कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है? एक तो मुझे खुद को मिल रहा है, एक आपको मिल रहा है, और बताओ कितने रोजगार पैदा करे हमने? हाँ हाँ ना, हमारे समोसे वाला इंतजार रहता। हाँ है स्टीवा वाला, समोसे वाला, समोसे कोल्ड ड्रिंक वाला हमारा इंतजार करता, ऑर्डर नहीं आया आज, करता नहीं करता? काम वाली, अखबार वाला, पानी वाला, बिजली का बिल, और बताओ, और इनडायरेक्ट डेंट पेंट मेंटेनेंस, है ना, कारपेंटर सलाम करता है, इलेक्ट्रिशियन सलाम करता है, वो सोचता है यार लाइट ख़राब नहीं हुई क्या, है ना? समझ रहे ना? तो हमने यहीं रुक करके अपने देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दिया। हालांकि विदेशों में जाकर के हम पैसा कमा रहे हैं,
विदेशों में जाकर के हम पैसा कमा रहे हैं, लेकिन यहीं हम अपना एंटरप्रेन्योर शुरू करें ना, तो हम अपने देश की अर्थव्यवस्था के विकास में ज़्यादा योगदान दे सकते हैं, है ना सर, है ना, समझ रहे मेरी बात। तो आगे चलते हैं। अरे पांडे जी, चाहे गुणवत्ता युक्त तो रोजगार नहीं है, लेकिन मिला तो है गुणवत्ता युक्त रोजगार, समझते हैं, जिसमें सैलरी ज़्यादा हो, वर्किंग कंडीशंस अच्छी हों, है ना, और नौकरी की सुरक्षा हो, वो है गुणवत्ता युक्त रोजगार। जैसे हम लोग हैं, टीचर हैं, सैलरी फिक्स है, सैलरी फिक्स है, कोई हटा नहीं सकता, है ना, और वर्किंग कंडीशन अच्छी हैं, तो अच्छा रोज़गार है वो। और यहीं पर आप समझ रहे हैं ना। फिर चले मैं कहाँ थे, तो ये बात हो गई ना, कैसे करेंसी की वैल्यू घटती है और कैसे करेंसी की वैल्यू बढ़ती है। तो सर अब आप देखो, यहीं पर एक बात मैंने कही, मुद्रा अवमूल्यन। शाहीन, बड़ा सीरियस हो गई आप। तो यहीं पर एक बात मैंने कही, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, मुद्रा का अवमूल्यन। तो सरकार मुद्रा का अवमूल्यन इसलिए करती है ताकि उसके एक्सपोर्ट बढ़ जाए, ठीक है। अब यहीं पर हम लोग बात कर रहे थे चालू खाता या घाटा या व्यापार खाता या घाटा। तो व्यापार घाटा या चालू खाता या घाटा जो है वो एक सीमा के बाद वो जहरीला हो जाता है, बहुत नुकसान देगा, क्योंकि ये घाटा लगातार बढ़ता जाएगा, लगातार बढ़ता जाएगा। बेटा ध्यान सुनना, ये घाटा जब लगातार बढ़ता जाएगा तो एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि हमारी करेंसी जो है विदेशी करेंसी की तुलना बहुत सस्ती हो जाएगी। एक्सपोर्ट तो हमारे सस्ते हो जाएंगे, लेकिन इंपोर्ट हमारे महंगे हो जाएंगे, आयात हमारे महंगे हो जाएंगे। विदेशों से जो हम माल मंगा रहे हैं ना, वो महंगा हो जाएगा, क्योंकि भाई हमें विदेशी मुद्रा देनी है। अभी आप देखो कि $1 के बदले आप 70 रुपये दे रहे हैं, अब करेंसी गिर गई, $1 के बदले आप 80 रुपये दे रहे हैं, तो ज़्यादा पैसा जा रहा है ना, पैसा ज़्यादा जा रहा है। अब आयात पर पैसा ज़्यादा खर्च होगा तो यानी कि सामान की लागत बढ़ जाएगी। इसका फौरी असर क्या होगा पांडे जी? अगर हमारा आयात महंगा हो जाएगा, इंपोर्ट महंगा हो जाएगा, विदेशों से जब माल मंगा रहे हैं वो महंगा हो जाएगा, इसका फौरी असर क्या होगा, किस पे पड़ेगा? इसका हाँ, महंगाई बढ़ेगी, ठीक है ना। और किसका असर होगा? हम लोगों पर, कंज्यूमर्स होगा। महंगाई बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी महंगाई? भाई जैसे आप मोबाइल मंगा रहे हैं ना, तो चिप विदेश से आ रही है, लिथियम बैटरी विदेश से आ रही है ना, या विदेशी ब्रांड के कपड़े आप पहन रहे हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जिन पर हम विदेशों पर डिपेंड हैं। तो जब विदेशी माल की लागत बढ़ जाएगी तो जाहिर सी बात है यहाँ वो महंगा हो जाएगा। यहाँ महंगा, अब अच्छा, अब यहाँ पर महंगा हो गया, अभी महंगाई हो गई है ना, अब इसका सरकार पर क्या असर पड़ेगा? सरकार भी तो अपनी ज़रूरतों का सामान बाहर से खरीद रही है ना, तो उसकी लागत भी बढ़ जाएगी। सरकार हथियार खरीद रही है, गोला बारूद खरीद रही है, और भी बहुत सारी चीज़ें, तेल गैस खरीद रही है सरकार, तो सरकार का खर्च भी बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा? आपका खर्च भी बढ़ गया, सरकार का खर्च भी बढ़ गया। अब ये स्थिति लगातार चल रही है। कुछ दिन तो हम सह लेते हैं ना, कुछ दिन हम सह लेते हैं भाई। जैसे अंडा है ना, अंडे की कीमतें घटती बढ़ती रहती हैं। जैसे आजकल सर्दियाँ, अंडा कितने का मिल रहा है भाई नाजिम? मैं तो खाता नहीं, तुम पता होगा। हैं 6 रुपये का, 7 रुपये का अंडा, 7 रुपये का। तो हम 2-1 महीने ना, जो सर्दियों के 2-1 महीने वो सह लेते हैं। पता है अभी फरवरी मार्च आएगा तो इसकी कीमत गिर जाएगी, है ना। आपके यहाँ तो क्रेट आती होगी अंडे की, हैं? आती है? आपकी सेहत बता रही है कि आपके अंडे की क्रेट आती होगी। ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ओके। हाँ, नहीं मजाक कर रहे हैं, ठीक है, ओके। कहाँ थे? तो ओके, हाँ। लेकिन अब ये महंगाई जो है लंबे समय तक चलती है तो हम अपने खर्च घटाने को मजबूर होते हैं। होता है ना, जब महंगाई लंबे समय तक, अब तो हम अपने खर्चों में कटौती करने को मजबूर हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, वो बात लंबी हो जाएगी, उसकी बात छोड़ो। तो अब क्या है, सरकार अपने खर्चों में कटौती करेगी। जब महंगाई बढ़ेगी, सरकार को ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा, पैसे कम हो जाएंगे, ठीक है ना। सरकार अपने खर्चों में कटौती करेगी। अब महंगाई बढ़ गई, सरकार ने अपने खर्चों में कटौती कर दी, एक स्टेज के बाद आपने भी अपने खर्चों में कटौती करनी शुरू कर दी। ध्यान रखना, अब मैं खड़ा हो जाता हूँ। तो महंगाई एक स्टेज, साहब महंगाई बढ़ गई, एक स्टेज के बाद आपने भी अपने खर्चों में कटौती करनी शुरू कर दी, सरकार ने भी अपने खर्चों में कटौती करनी शुरू कर दी। तो जाहिर सी बात है, बाजार में खरीदारी कम हो गई। ये सिलसिला लगातार चल रहा है, बाजार में खरीदारी कम हो गई। एक स्टेज के बाद सरकार ने खर्चों में कटौती और की, आपने भी अपने खर्चों में कटौती और की, है ना साहब। अब क्या है, खरीदार और कम हो गया। एक स्टेज ऐसी आ गई, कंपनियों के पास, फैक्ट्रियों के पास माल ज़रूरत से ज़्यादा डंप हो गया, स्टोर है, सप्लाई नहीं हो रही उसकी, क्योंकि बाज़ार में ख़रीदार कम है, बाज़ार में माल की मांग कम हो गई है, महंगाई की वजह से माल की मांग कम हो गई है। अब क्या करें? तो अब कंपनियां जो हैं प्रोडक्शन घटाना शुरू कर देती हैं। बस यही जहर हो गया। अब कंपनियां प्रोडक्शन घटाना शुरू करेंगी। वो चाहेंगी कि पहले जो हमारा स्टोर पड़ा है, पहले जो पुराना माल है वो निकले, नया माल हम बाद में बनाएंगे। अब वो करेंगी छटनी। क्या करेंगी? छटनी। अब देखो, दो चीज़ें हुई, कंपनियों ने प्रोडक्शन घटाना शुरू कर दिया, सरकार को जो टैक्सेस से इनकम मिल रही थी वो और कम हो गई, सरकार की इनकम और घट गई। नंबर एक बात है ना। दूसरा, छटनी शुरू कर दी, बेरोजगारी बढ़ गई, बाजार में खरीदार और कम हो गया।
बाजार में खरीदार और कम हो गए। अगर ये स्थिति और लंबे समय में चल पड़ी तो ये मंदी, जिसे हम कहते हैं स्लो डाउन। मंदी या स्लो डाउन वही है ना। अब ये स्थिति लगातार चलती गई, आप देखते ना, अमेजन ने इतने कर्मचारियों की छटनी कर दी, सेल ने इतने कर्मचारियों की छटनी कर दी, सरकार ने फला का बजट घटा दिया, तो जाहिर सी बात है बाज़ार में ख़रीदार कम हो गया, बाज़ार का कारोबार कम हो गया। और जब बाज़ार में ख़रीदार और कारोबार कम हो गया तो अब मान लीजिए, जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल दिया ना अपनी ही कोचिंग का, तो हम लोग कितने लोगों को रोज़गार देते हैं। अब मान लीजिए कोचिंग बंद हो जाए, हम उस मंदी का असर हम पे ही पड़ेगा। भाई मान लीजिए 10 स्टूडेंट आते हैं, उस मंदी के असर से 4 स्टूडेंट ने आना बंद कर दिया, पैसे नहीं थे, खर्चों में कटौती तो होगी भाई, घर पढ़ लेंगे सर, ऑनलाइन पढ़ लेंगे सर, अब 6 रह गए, अब खर्च पूरे नहीं हो गए। कुछ दिन हमने सहा, कुछ दिन के बाद हमने ये धंधा अपना बंद कर दिया। अब जब बंद कर दिया तो पेंटर, डेंटर और क्या है भाई, है ना, हाँ, फर्श करने वाला, मिस्त्री, अखबार वाला, चाय वाला, समोसे वाला, सबका एक ग्राहक बंद हो गया, परमानेंट बंद हो गया, उसका रोज़गार ठप हो गया, वही बंद हो गया, वही बंद हो गया, है ना। एक स्टेज ऐसी जैसे कोरोना में था ना, बस मेडिकल स्टोर खुले हुए थे, बाकी सब बंद, ठीक है ना। तो ये स्थिति जो है देश की अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर हो जाती है ना। अब धीरे धीरे वैसे हमारे यहाँ ऐसी हालत तो ये नहीं है, श्रीलंका का हाल यही हुआ, धीरे धीरे फिर वो श्रीलंका के रूप में बदल जाता है। आगे चलते हैं, कहाँ थे सर, मंदी भी हो गई। अब यहाँ पर आती है बात तरलता। हाँ, तरलता को इंग्लिश में कहते हैं लिक्विडिटी। ये क्या है भाई, तरलता या लिक्विडिटी क्या है? एक तो भाई तरल, पानी भी तरल है, ईंधन तेल भी तरल है ना, लेकिन अर्थव्यवस्था में तरलता का मतलब क्या है, लिक्विडिटी का मतलब क्या है? बाजार में पैसे की वृद्धि, पैसा बहुत ज़्यादा हो, और कोई, आरबीआई जब अपने नियम लचीले बनाए, और कोई, लोग आपको ज़्यादा पैसा, हाँ, और कोई, पैसा लोगों के हाथ में होना चाहिए। बैंक में है, बैंक में है तो बैंक में है, वो कहते हैं ना पैसा वो जो अपनी जेब में हो, है ना। आपको ज़रूरत पड़ी, पैसा आपके करोड़ों रुपए आपके बैंक में पड़ा, लेकिन दिवाली की 5 दिन की छुट्टियां पड़ गई, कहाँ से आएगा पैसा? एटीएम से भी दिन में 40,000 से ज़्यादा नहीं निकाल सकते, और दिवाली के दिन शाम को एटीएम भी कह रहा ना, आई एम सॉरी मैं खाली हो गया, लोगों ने बहुत पटाखे खरीद लिए, मैं खाली हो गया, ठीक है ना। जब त्यौहार होते हैं ना तो बैंकें भी ध्यान रखती हैं कि एटीएम में कैश फुल भर जाए, एटीएम में कैश जो है फुल भर जाए। लेकिन क्या है कि अब हम लोगों ने अपनी धीरे धीरे पॉकेट में कैश रखना बंद कर दिया। जगह जगह नुक्कड़ पे एटीएम है, निकाल लेंगे, ऑनलाइन कर लेंगे, तो वो एटीएम भी खाली हो जाते हैं। खैर, अच्छा, तो देखो बहुत अच्छा बोले आप, बाजार में तरलता का मतलब ये है कि लोगों के हाथ में पैसा कितना है, लोगों के घर में पैसा कितना है, लोगों के पास जमा कितना है। अच्छा, लोगों के घर में पैसा वो वाला नहीं जो चाय के डिब्बों में, चाय पत्ती के डिब्बों में छुपा पड़ा है ना, रजाई गद्दों में छुपा पड़ा है, बेड के नीचे छुपा पड़ा है, समझ रही हो ना, है ना। जिस दिन मोदी जी ने अनाउंसमेंट किया नोटबंदी का, सुने तो तमाशा, जिस दिन नोटबंदी का अनाउंस किया मोदी जी ने, हमारी बहन, अरे मेरे पास तो पैसे ही ना, उससे पहले पैसे तेरे पास कुछ, जैसे मान लीजिए एटीएम नहीं जा पा रहे, तेरे पास कुछ पैसे, मेरे पास कहाँ पैसे, मैं कहीं कमाने जा रही हूँ। अच्छा, अम्मा कुछ पैसे पड़े क्या, अचानक ज़रूरत पड़ गई, कल ला दूंगा बैंक से। अरे लल्ला, जब मैं तो तुझसे खुद 10-10 रुपये मांगूँ, मेरे पास कहाँ से पैसे आए। अच्छा, अब साहब 8 बजे आए मोदी जी, 8 बजे मोदी जी आए और 8:30 बजे चले गए, और 8:30 बजे के बाद हमने देखा घर से अरे ये क्या हो रहा है ना, घबराए फिरे, मैं अटैक हुआ पड़ा, अभी ये क्या हो रहा, अरे हो क्या गया, पैसे, हाँ तो तुझे क्या मतलब, पैसे बंद हो गए तो हो गए ना, वो मेरे पास वो 2000 का नोट था, मेरे पास वो 500 का नोट था। भाई साहब, मतलब आधे घंटे में एक इस कोने से एक 40-50 हज़ार रुपये इकट्ठे हो गए। मैंने, अरे तुम्हारे पास तो पैसे ना थे तुम्हारे पास तो पैसे ना थे। मैंने कहा भाई बदल जाएंगे, चल जाएंगे, पेट्रोल पंप पे चल जाएंगे। तब जब उनके पैसे चल गए तो उन्हें सुकून आया। तो वही वाले पैसे, तो वो वाले जो पैसे हैं ना, वो जो वाले पैसे हैं, वो सरकार कहती है, अर्थव्यवस्था कहती है उसे मार्केट में लाओ, उसे अगर आप रख दो तो वो उनको दीमक लग जाएगी। कई बार ऐसा होता है ना, महिलाएं पैसे रख के भूल जाती हैं, वो 6-6 साल बाद निकल रहे हैं, उन्हें चूहे उतर चुके होते हैं, है ना, भूल गई, रख के भूल गई। तो पैसा वो जो अर्थव्यवस्था में मार्केट में चल रहा है, मार्केट में जो पैसा चल रहा है ना, ठीक है ना, समझ रहे मेरी बात। तो मार्केट में चल रहा है भाई, रोज़ दुकानदारी में खरीदारी हो रही है ना, दुकानदार ने माल बेचा, लाख रुपए घर को लेकर रह गया, है ना। हम लोग आए, बाजार में आए, पैसा लेके आए और ख़रीदारी करके चले गए। जो पैसा बाजार में दौड़ रहा है, जो चल रहा है, जो छुपा हुआ खजाना है, काला धन जो अलमारियों में, गद्दों में छुपा पड़ा, वो नहीं, जो पैसा चलन में है ना, उसे हम कहते हैं तरलता। चाहे वो सरकार का पैसा हो, चाहे आम आदमी का पैसा हो, कारोबारी का हो, किसी का भी हो। लिक्विडिटी का मतलब
ये है, ठीक है ना। अब देखो, अब वो क्या है कि बाजार में तरलता बढ़ गई तो इसका मतलब करेंसी का सर्कुलेशन ज़्यादा हो रहा है, इसी को इंग्लिश में कहते हैं करेंसी का सर्कुलेशन। बेटा समझ आ रहा है गुलफशां है? हाँ, हमारा तुम्हारा तो नाम भी मिलता जुलता है, गुलफाम गुलफशां है ना। ओके, तो ठीक है साहब। और कोई भी है? और कोई भी है? एक गुलफिजा आती थी हैं, हाँ एक गुलवेज आती थी, वो तो आई नहीं, फिर पता नहीं कहाँ चलेगी। ओके, कहाँ थे? तरलता पे थे, पकड़े रहो, है ना, पकड़े रहना भी। देखो इधर, क्योंकि इकोनॉमिक्स की क्लास है, इधर इधर उधर स्लिप होने के पूरे चांस हैं। चाय पियेंगे, 1 मिनट का ब्रेक है। तो बात हम कर रहे थे लिक्विडिटी या तरलता की, उसमें हमने आपको बता दिया कि बाजार में करेंसी का सर्कुलेशन या करेंसी का फ्लो या मुद्रा का प्रवाह, कई सारे नाम हैं, मुद्रा प्रवाह। एक्चुअली हम जा रहे हैं ना मौद्रिक नीति की तरफ को जा रहे हैं, इसलिए आपको ये चीज़ें हम बता रहे हैं। तो करेंसी का सर्कुलेशन या मुद्रा का प्रवाह या पैसे का चलन बाजार में कितना है। देखो, अगर एक सीमा से ज़्यादा बाजार में पैसा हो जाएगा, लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा होएगा, तो महंगाई बहुत बढ़ जाएगी। अब महंगाई बहुत बढ़ जाएगी तो जो समाज का जो वंचित तबका है, समाज का जो वंचित तबका है ना, उसका जीवन दुरूह हो जाएगा, है ना। अब देखो, महंगाई जो बढ़ेगी तो आप लोगों के लिए थोड़ी बढ़ेगी, सरकार के लिए बढ़ेगी। महंगाई तो सभी के लिए बढ़ेगी ना, उसका असर सभी पे होगा। बहुत ज़्यादा महंगाई का रिजल्ट देगी आपको, एक स्टेज के बाद चीज़ों की डिमांड कम हो जाएगी। मैं ही हूँ, अपनी फ़ीस में एक सीमा से ज़्यादा बढ़ा दूँ तो मेरे पास जो हैं ग्राहक कम हो जाएंगे, स्टूडेंट कम हो जाएंगे। आपने देखा ना, जब ये जो सेल फोन आए थे ना बालक, जल्दी से बताता चलूँ, 1997-98 के आसपास मार्केट में यहाँ पर सेल फोन आ गए थे। तो 1.5 लाख के फ़ोन आते थे, 1.5 लाख रुपए के फ़ोन आते थे, छोटे से फ़ोन जिनसे केवल बात होती थी। वो ज़माना जब फ़ोन सुनने के ही पैसे देने पड़ते थे। लेकिन अब धीरे धीरे इनकी बिक्री ज़्यादा हो गई। जब इनकी बिक्री ज़्यादा हो गई ना, तो कंपनियों को मार्जिन ज़्यादा बढ़ने लगा, लाभ ज़्यादा मिलने लगा। लेकिन कंपनियों की हमेशा डिमांड ही रहती है कि वो अपना मार्जिन तो पर पीस घटाएंगी, लेकिन उनका पीस बिकना ज़्यादा चाहिए। वो ये नहीं चाहेंगी कि हमें एक ही सूट से, एक ही जीन्स से 100 रुपये मिल जाए। वो चाहती हैं कि हमें हमारी 10 जीन्स बिकें और 200 रुपये में हमें मिल जाए फ़ायदा। तो कंपनियों ने अपना जो है वो रेट गिराना शुरू कर दिया, रेट कम करना शुरू कर दिया, और जैसे जैसे रेट कम होने लगा उसकी डिमांड बढ़ने लगी। आप देखो ना, जो एंड्रॉयड फ़ोन है शुरू में बहुत महंगे थे, बहुत कम लोगों के पास होते थे, अब सभी के बजट में है ये। तो जितनी ज़्यादा ये बिक रहे हैं उतना ज़्यादा कंपनियों को फ़ायदा हो रहा है। ये बात मैंने कहाँ से बोली? हाँ, महंगाई से। एक स्टेज के बाद चीज़ें इतनी महंगी हो जाएंगी कि उनके खरीदार बहुत कम हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, फिर कंपनियों में या फैक्ट्रियों में माल डंप हो जाएगा। वो फिर किसको जन्म देगा? मंदी को, बेरोजगारी को, है ना। तो सरकार ये चाहती है कि महंगाई का एक खास स्तर बना रहे। सरकार ये चाहती है कि जो इन्फ्लेशन या महंगाई है वो 2-3% से ज़्यादा ना हो, 2-3-4%, 5%, 5.5% आरबीआई को टारगेट दिया गया। यहीं पे देखो बात आ गई, आरबीआई को टारगेट दिया गया कि मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन या महंगाई की दर किसी भी कीमत पर 5.5% से ज़्यादा ना हो। 5.5% से ज़्यादा जो इन्फ्लेशन है उसको हमारी अर्थव्यवस्था सह नहीं पाएगी, उससे मंदी का खतरा पैदा हो जाएगा। और अगर बहुत कम महंगाई हो गई तो उससे क्या होगा ना, महंगाई बहुत कम हो गई, आपको आज दूध जो है 20 रुपये लीटर मिल रहा है। अजी 20 के ज़माने तो गए, क्या रेट है? 60 रुपये लीटर है, 55-60 रुपये लीटर मिल रहा। अगर आपको ये 5 साल बाद भी 55-60 रुपये लीटर ही मिलेगा ना, तो डेयरी बंद हो जाएंगी, प्रॉफिट हो नहीं रहा, कोई खास पैसा हो नहीं रहा, इंसेंटिव हो रहा नहीं, डेयरी बंद करो, कुछ और काम करना शुरू कर देते हैं। तो महंगाई भी थोड़ी सी बढ़ती रहे ताकि व्यापारी और जो उत्पादक है उसको थोड़ा सा इंसेंटिव मिलता रहे। लेकिन अति हर चीज़ की बुरी है। तो इसी के लिए जो है मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति आती है। अभी उसकी बात बाद में करेंगे। तरलता मैंने आपको बता दी। मुद्रा जो पेपर है, जो कागजी मुद्रा है, वो सिक्का है। सिक्का भी तो मुद्रा ही है ना, जो आपका सिक्का है वो सारी की सारी मुद्रा ही तो है। जैसे एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछूंगा मैं, भारत में जो कागजी नोट सबसे पहले किसने जारी किया? आप नहीं बोलेंगे, आप बोलें। पेपर करेंसी या कागजी नोट भारत में सबसे पहले किसने जारी किया? किसके समय में जारी हुआ? इसी क्लास में बैठी थी मैडम आप, अनीस। किस गवर्नर जनरल के समय में भारत में पेपर करेंसी जारी हुई? घर में जाकर नहीं पढ़ रहे आप लोग। कीर्ति, ओहो, पांडे जी, शीतल, आप बताओ, कागजी नोट किसने जारी किया सबसे पहले? हाँ ठीक, विलियम बेंटिक। 1835 में विलियम बेंटिक ने जारी किया था। देखो रिवीजन करो, ऐसे काम नहीं चलेगा। ओके, तो चाहे वो सिक्का हो चाहे वो रुपया हो, वो सारा का सारा
मुद्रा है, एक पेपर गोल्ड होता है। जब मैं आपको IMF पढ़ाऊंगा ना अगली क्लास में, कल की क्लास में IMF पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा मैं आपको पेपर गोल्ड, ठीक है। मुद्रा, सिक्का। अब बात हम करेंगे मौद्रिक नीति की। अब ये मौद्रिक नीति क्या होती है, कैसे होती है, इसकी बात हम करेंगे इस क्लास के सेकंड पार्ट में। पार्ट 1 फिलहाल यहीं तक इतना। थैंक यू।